मिस्टर योगेश्वर भाई से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया टेस्ट था और एज यूजुअल इस टेस्ट के थ्रू एटलीस्ट हमें पता लग जाता है कि क्या क्या पिछली क्लास में हुआ था। एक क्विक रिवीजन भी हो जाता है और जब किसी चीज़ का हम आंसर नहीं कर पाते या करते हैं तो हमारे साथ के साथ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है। तो मैं आप लोगों को ना दो छोटी छोटी बातें ऐसे समझाना चाहूंगा। अगर आप नोटिस करो तो मैं आप लोगों को एक पावरफुल प्लेलिस्ट बनवाना चाहता हूँ कि जब भी आप सुबह उठो तो कोई ना कोई म्यूजिक आपकी लाइफ में होना चाहिए। अब तक हम कुछ लगभग 3 म्यूजिक की सीरीज आपके साथ शेयर कर चुके हैं और कोशिश करेंगे करीबन 7-8 और नई म्यूजिक की सीरीज आपके साथ शेयर करें। मस्ट यूज दीज सीरीज अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे ही आप उठते हैं आपको ओम का उच्चारण अपने ही बेड पे करना है और प्राणायाम को उसी टाइम पे करना है। तो ये मुश्किल से आपका 2 से 5 मिनट लेगा, बट आप एक ऐसी पावरफुल हैबिट बिल्ड कर लोगे जो आपको बहुत काम की होगी। एज आई सेड कि हम अगले 2 महीने जो काम करने वाले हैं वो आपकी हेल्थ पे, आपके बिजनेस पे, आपकी रिलेशनशिप विद सेल्फ एंड मनी, इन 3 एरियाज पे काम करने वाले हैं। तो अगर आप ये दोनों काम करते हो, यानी कि सुबह एक बहुत बढ़िया म्यूजिक चलाते हो अर्ली इन द मॉर्निंग एनर्जाइज करने के लिए अपने आप को, और ओम का उच्चारण विद प्राणायाम के साथ करते हो बेड पे बैठे बैठे, तो ये आपकी रिलेशनशिप आपके साथ में, आपकी हेल्थ पे, दोनों पे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ये मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप मेरे साथ हैं और साथ के साथ आपको मेरी बात भी समझ में आ गई है। ग्रेट। थैंक यू सूरज एंड लोकेश। थैंक यू। थैंक यू राजीव जी। आज की जो क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं ये बेसिकली बिजनेस ओरिएंटेड क्लास है। अगर आपने नोटिस किया हो, अब हम प्योरली बिजनेस की बात करेंगे कुछ नई नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, और उसके बाद फिर वापस से दूसरे एरियाज को कवर करेंगे। तो मैं आपको सिर्फ आइडिया दे दूं कि जो आज की क्लास है वो आपको हेल्प करेगी, आपको सिखाएगी कि बिजनेस की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैसे बनाते हैं। क्योंकि अगर आप अपने घर की बुनियाद को कमजोर बना दोगे तो ये बुनियाद हिल सकती है। जैसा अभी थोड़े दिनों पहले भूकंप आया था तो लोगों को डर लगा कि कभी गिर ना जाए उनका घर, लेकिन उनकी बुनियाद जिनकी मजबूत होती है उनको ये डर नहीं लगते हैं। तो हम समझेंगे अभी कि बिजनेस के अंदर बेसिकली 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं, और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे बहुत सारे रिपीट काम होते हैं। तो उनको कैसे हम मैनेज करें, किस तरीके से अपने बिजनेस की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें। साथ के साथ हम समझेंगे कि हमारी टारगेट ऑडियंस, जो क्लाइंट्स जिनकी हम तलाश कर रहे हैं, उसको इन डिटेल डिफाइन करेंगे। उसका क्या परसोना है, कैसा वो दिखता है, कैसा वो लुक लाइक है। हम कैटेगरी बनाएंगे ए और सी कैटेगरी की, यानी कि ए कैटेगरी जो बहुत अच्छे हैं, सी कैटेगरी जो चैलेंजिंग क्लाइंट्स है। फिर उनका हम एनडीपीसी करेंगे, फिर मार्केट का ट्रायंगल देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्यों हमने वैल्यू सिस्टम, इस बीइंग और बिलीफ की और 36 गुण की बात की थी। और फिर हम थोड़ा सा कोको को टच करेंगे, बट कोको का एक्चुअल कन्वर्सेशन जो होगी वो नेक्स्ट क्लास में होगी। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं आप लोगों के साथ शुरू करता हूं इस कन्वर्सेशन को विद दैट थॉट कि किसी भी बिजनेस के अंदर अगर आप देखो 4 मेजरली डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां आपको अपने इन डिपार्टमेंट्स को फोकस कराना होता है। तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है मार्केटिंग एंड सेल्स का, यानी कि जहां पे आप मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, डिजाइनिंग, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट, लीड जनरेशन, आपका कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी चीजों का जो डिस्कशन होता है, जो यूज होता है, जो बातचीत होती है, तो वो किस वाले मोटी मोटी सेगमेंट के अंदर आता है? मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर। बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, यानी कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखो तो 150 से ज्यादा डिपार्टमेंट होते हैं। बट एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए सोलोप्रेन्योर, एज ए स्मॉल टीम बिजनेस ओनर, जैसे एसएमई, अगर आप अपने बिजनेस मॉडल को समझना चाहो तो आप अपने बिजनेस को 4 हिस्सों में बांट कर देख सकते हो। पहला वो हिस्सा जहां से पैसा आता है, पहला वो हिस्सा जिसकी वजह से आपके व्यापार की एग्जिस्टेंस है, पहला वो हिस्सा जिसकी वजह से आपकी दाल रोटी, आपकी टीम की, आपकी कंपनी के, आपके सपने पूरे होते हुए हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स, जिसके ऊपर हमें फोकस करना है और आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कितने सारे डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे होने वाले रिपीट टास्क हैं जिनको अलाइन करना है। दूसरा आता है आपका ऑपरेशन, एडमिन एंड सर्विसेज पार्ट, यानी कि जो आपका एचआर, पॉलिसी, प्रोसेसेस, आपके रूल नॉर्म्स, आपका आईटी डिपार्टमेंट, आपका हाउसकीपिंग, आपके प्रोसेसेस जो डिफाइन करते हो, क्लाइंट कंप्लेंट जो हैंडल करते हो, जो लीगल डिपार्टमेंट आपका है, तो वो सारी चीजें किस हेड के अंदर आती है? इस सेकंड सेक्शन के अंदर आती है। तो आप देखोगे इसमें कई सारे ऐसे
नाम है, जो अपने आप में एक डिपार्टमेंट है। एज आई सेड कि 150 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। बट स्टार्टिंग स्टेज में ये डिपार्टमेंट्स एक ही के पार्ट होते हैं और उसके बाद ये ब्रांचेस बनती चली जाती हैं। तीसरा जो हिस्सा होता है वो होता है अकाउंट्स, फाइनेंस एंड परचेज, यानी कि जहां पे पैसे का लेन देन का लेखा जोखा रखा जाता है। तीसरा डिपार्टमेंट आता है आपके पास में अकाउंट्स, फाइनेंस एंड परचेज। और फोर्थ जो डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करनी है वो है आपकी लीडरशिप, यानी कि आपका माइंडसेट आपके ऊपर। यानी कि जो आप प्लानिंग में, स्ट्रेटेजी मेकिंग में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ट्रेनिंग में, अपने प्रोडक्ट को और बेटर बनाने में जो थिंक थ्रू करते हो, जो विचार लगाते हो, जिससे आप अपनी कैपेबिलिटीज को बिल्ड करते हो, तो दैट इज द फोर्थ डिपार्टमेंट। तो ये चार डिपार्टमेंट हैं जिनसे रिलेटेड आपकी बिजनेस की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको डेली, वीकली, मंथली इसकी एक रिपीट टास्क की लिस्ट बनानी है, ताकि आप अपने डिपार्टमेंट्स को ऑटोमेट कर सको, इनको चैनलाइज कर सको अच्छे से। अब मैं आप लोगों के साथ सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप मेरे को चैट बॉक्स में बता दो कि आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस का बेसिक मकसद क्या है? वाई यू आर डूइंग योर बिजनेस? क्या एक मकसद है जिसकी वजह से आप अपना व्यापार कर रहे हो? मनी, प्रॉफिटेबिलिटी, सूरज जी ने कहा, लोकेश ने कहा मनी। बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे क्यों पूछना चाह रहा हूँ योगेश जी, प्रियंका जी, लोकेश जी? बिकॉज अगर आप देखो, आपका बिलीफ अगर क्लियर नहीं है, जैसे कई सालों तक मैं व्यापार में था और मुझे लगता था कि मैं व्यापार इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं लोगों की मदद कर पाऊं, मैं व्यापार इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं लोगों के काम आ पाऊं, मैं व्यापार इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं इस देश में तरक्की ले पाऊं। तो क्या नहीं, क्या था ये वाला मेरा बिलीफ सिस्टम? ये वो सरफेस सरफेस लेवल का था, वो शार्प पिन पॉइंट नहीं था। इसीलिए कई सालों तक मैं अपने पास मनी अट्रैक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि अल्टीमेट मकसद जो है बिजनेस का वो है पैसे कमाना। क्योंकि अगर आप पैसे कमाने के लिए अपने व्यापार में नहीं जाते हो, तो अगर आप दूसरी चीजों की तरफ फोकस करते हो तो आपको दूसरी ही चीजें मिलेंगी, वो शार्प चीज नहीं मिलेगी। जैसे बच्चे का मकसद स्कूल जाने का है, पढ़ाई, ऐसे ही एज ए बिजनेस ओनर आपका मकसद है कमाई। अगर आप डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे अपनी कमाई के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, आपके बिजनेस प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, जिसको हम बीपीआर बोलते हैं, आप डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे अपना बिजनेस प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड नहीं देख रहे हो कि भैया मुझे कमाई कितनी आ रही है, तो आप अपने पर्पज से डिवेट हो चुके हो, डाइवर्टेड हो चुके हो। और जो बच्चा स्कूल जाते वक्त उसका मकसद पढ़ाई नहीं होता कि नई चीज में कुछ सीख कर आऊं आज, उसका वो इंटेंट नहीं होता है, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा होता है। और जो टाइम पास अपने आप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट फ्यूचर। कि वो डिफॉल्ट फ्यूचर की तरफ चल रहा होता है। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर बिजनेस के अंदर अर्निंग को लाना है, अगर आपको कमाई करनी है, तो क्या करना होता है बिजनेस के अंदर? आप में से कोई चैट बॉक्स में बता सकता है या अनम्यूट करके? हाउ यू अर्न इन द बिजनेस और हाउ यू गेट द इनकम? आपको व्यापार में इनकम कैसे आती है? बहुत ही बेसिक सी क्वेश्चंस हैं और बड़े पावरफुल से क्वेश्चन है ना। जैसे सूरज ने बोला ट्रांजेक्शन एंड प्रॉफिट के साथ में, बहुत बढ़िया। लोकेश ने बोला सेल्स से, बहुत बढ़िया। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक में जाके समझोगे किसी चीज को, तो उसको बिल्ड करना बड़ा आसान रहेगा। बहुत ज्यादा फैंसी चीजों में नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये समझना है कि बिजनेस के अंदर जो पैसा आता है या जो आपके पास कमाई होती है, वो सिर्फ और सिर्फ जब होती है जब आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल होते हैं। यानी कि क्या है? व्हेन योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल, आप जो भी व्यापार कर रहे हो, आप लोगों को होम डेकोर के आइटम दे रहे हो, आप ट्रेनिंग दे रहे हो, आप गिफ्टिंग दे रहे हो, आप किसी का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप किसी को पर्सनल कंसल्टेशन दे रहे हो, तो जब आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस जो आपके पास है वो सेल होगा, तब पैसा आएगा। आप एग्री करते हैं यहाँ पे? तो यानी कि इस पूरी लाइन के अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो इंपॉर्टेंट चीजें दो क्या हैं? एक है कि आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस, और दूसरा है सेल्स। तो डू यू नो
इन डिटेल कि आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं क्या, और क्या उसके वेरिएंट है। क्या आपने पूरी पीएचडी कर रखी है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेकर कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं। और क्या आपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के साथ साथ सर्विसेज कर रखी है कि ये जब सेल होता है, ये किन लोगों को सेल होता है, जो इसको खरीदते हैं वो लोग कौन है, किस इनकम ब्रैकेट के हैं, किस विचारधारा के हैं, क्या सोचते हैं, क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें अपने क्लाइंट को इन डिटेल समझना है। क्योंकि जब मैं आपसे पूछूं वन टू वन लेवल पे कि डू यू रियली नो योर कस्टमर, यानी कि नो योर कस्टमर इन डिटेल लाइक ए पीएचडी, उस लेवल पे हमें अपने बिजनेस के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि जब हम अपने क्लाइंट की इन डिटेल डिस्कवरी कर लेंगे वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। मैं आप लोगों के साथ एक एक्सरसाइज करता हूँ, ये बड़ा आसान करेगा आपके इस प्रोसेस को टेक ऑन करने में। आपको ना डायरी पेन अभी आपके पास होगा, तो उसमें लिख लीजिए लिस्ट डाउन ए एंड सी कैटेगरी के क्लाइंट्स। यानी कि आप ऐसे लोगों के नाम लिखो अपने लाइफ में जो आपके साथ क्लाइंट रहे हो या आपके पास लोग रहे हो, जिसको हम बोलते हैं ए कैटेगरी। मीन्स जिससे बात करके आपको मजा आता है, जिसके साथ एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे पेमेंट आपको टाइम पे मिलती है। अगर पेमेंट टाइम पे नहीं है तो बंदा आपको रेस्पॉन्स देता है, रिप्लाई देता है, चिक चिक बहुत कम करता है, सपोर्टिव नेचर का होता है। उस इंसान के लिए, उस क्लाइंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने का या उसको देने का मन होता है। तो ये लोग कौन हो गए? योगेश जी, लोकेश जी, प्रियंका जी, सूरज जी, राजीव जी, ए कैटेगरी के लोग हो गए। तो ऐसे लोगों के सिर्फ नाम लिखो यार, ऐसे लोग कौन है मेरी लाइफ में जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, कि जिनसे बात करके मजा आता है, एनर्जी बढ़ जाती है, पेमेंट भी टाइम पे आती है, चिक चिक भी कम होती है, सपोर्टिव नेचर है, कुछ एक्स्ट्रा करने का देने का मन होता है उनके लिए। तो ये हो गया आपके ए कैटेगरी के क्लाइंट। सी कैटेगरी के क्लाइंट वो हो गए जो चैलेंजेस है, चैलेंजिंग क्लाइंट्स आपके लिए, जिनसे टेंशन होती है, उनसे ना एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है कि यार इसके लिए करना पड़ेगा। नॉन कोऑपरेटिव, सुनते ही नहीं है वो, मजबूरी है तो इसलिए काम कर रहे हैं उनके साथ में। ऐसे लोगों के नाम लिखो आप अपने पास। जब आप ऐसे कम से कम 3 से 5 लोगों के नाम लिख दो, एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, डन, ताकि मुझे समझ में आ जाए, पता लग जाए कि आपने अपने क्लाइंटों के एट्रीब्यूट्स लिख लिए हैं अपने पास। क्यों हम इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं? क्योंकि आप इस चीज को समझने की कोशिश करो मेरे साथ में कि अगर आप खुश नहीं हो ऐसे लोगों से, आपकी टीम खुश नहीं है, हाउ कैन यू वर्क विद देम? क्योंकि ये लोग आपकी एनर्जी को सक कर रहे हैं, आपकी अटेंशन को सक कर रहे हैं। और आपने मेरे से बहुत बार सुना होगा, आगे क्लासेस में हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे, मनी से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टाइम, आपकी एनर्जी और आपकी अटेंशन। तो जो इंसान आपके साथ इतना चिकचिकबाजी कर रहा है, आपको टेंशन दे रहा है, जिससे एनर्जी लो होती है, प्रियंका जी सोच कर देखो ऐसे लोगों के साथ, तो ऐसे लोगों को आपको किक आउट करना पड़ेगा, नए अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। अभी हो क्या रहा है, क्योंकि हम ऐसे लोगों के साथ हार्ड कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, उनको खुलकर ये बता नहीं सकते कि भैया ये वाली चीज मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, क्योंकि बिजनेस है, कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। आप शायद अपने बच्चे की, अपने परिवार की कोई चीज टॉलरेट कर सकते हो, क्योंकि आपका रिलेशन उनके साथ में पर्सनल है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप पैसे के लिए किए जाते हैं, और पैसे लाने में ही अगर आपको चैलेंज आ रहा है, दिक्कत आ रही है, उसी के अंदर आपको खून जल रहा है, तो ऐसे पैसे का करोगे क्या? फियर क्या है, कि हमें फियर है कि ए कैटेगरी के क्लाइंट मिलते नहीं है। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि उसकी भी एक साइंस है जिसको अभी हम समझेंगे, आगे फिर बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारे लिए ए कैटेगरी के क्लाइंट कौन से हैं। ये तो वही बात हो गई कि आपको अपने बच्चे के लिए, रिश्ते के लिए एक लड़का तलाश करना था। तो लड़का तलाश करना है तो उसकी एक डिटेल्ड प्रोफाइलिंग तो करोगे, या क्या बोलोगे कि मुझे बेटी के लिए जी शादी करनी, क्या कोई भी लड़का हो उसको भेज दो? तो लड़की तो दुनिया है भाई, कोई भी आ सकता है। तो ऐसे ही आप अपने क्लाइंट की जब तलाश करोगे तो आपको उसका इन डिटेल एक पर्सोना लिस्ट बनानी पड़ेगी। यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या बनता है, जब आप अपने व्यापार में जाते हो, तो जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, जिनकी आप तलाश कर रहे हो, उसका इन डिटेल क्लैरिटी स्टेप्स लिखो। वो मेल्स हैं ज्यादा, फीमेल्स ज्यादा हैं, किस इनकम के हैं, किस ज्योग्राफी पे हैं, किस एजुकेशन लेवल के हैं,
क्या उनका लाइफस्टाइल है, किस तरीके से काम करते हैं। अभी कल मैं और मेरी टीम काम कर रहे थे तो हमें समझ में आया कि जो हमारा एक बिजनेस का जीपीएस सिस्टम है, इसको करने वाले ज्यादातर वो लोग हैं जो सहायक में, तजुर्बा में या बीएनआई में हैं, लेकिन वो किसी तरीके की ट्रेनिंग नहीं कर पाते, बट नेटवर्किंग जरूर कर रहे हैं वो। बट नेटवर्किंग से उनका व्यापार उतना नहीं चल रहा जितना होना चाहिए। तो यानी कि वो फर्स्ट टाइम लर्नर हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। उन्होंने बड़े बड़े कोर्स नहीं कर रखे, 5 लाख वाले, 10 लाख वाले, 20 लाख वाले, जैसे बहुत सारे बिजनेस ओनर कर लेते हैं। और मजे की बात बताऊं, बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं पर तब भी वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि जब पहली क्लास में हमने क्या समझा था, नोइंग से कुछ नहीं होता है, इम्प्लीमेंटेशन से होता है। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए चाहिए होता है डंडा। ये अभी तक हम समझ चुके हैं। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं, फर्स्ट स्टेप आपके बिजनेस की बेसिक फाउंडेशन का ये है कि आपको पीएचडी लेवल की एक मास्टरी करनी होगी, जिसके अंदर आपको ये दिखाना होगा, बताना होगा कि भाई ये वाले मेरे क्लाइंट्स हैं। सेकंड स्टेप आता है कि जब आपको पता लग गया कि यार ये वाले क्लाइंट है, तो उनकी एनडीपीसी करना होगा। क्या उनकी नीड है, क्या उनकी डिजायर है, क्या पेन है, क्या चैलेंजेस है। योगेश की नीड ये है कि उसका बिजनेस ऑटोमेट हो जाए, ज्यादा चिकचिकबाजी ना हो, उनके प्रोसेस सिस्टम बन जाए, क्लाइंट अपने आप आने शुरू हो जाए, उनको रेफरेंसेस लोग देने लग जाएं। तो योगेश राठी जी की ये डिजायर है कि यार मेरे को ऐसा ऐसा कुछ हो जाए। क्यों? क्योंकि बार बार क्लाइंट लाना, उसको समझाना, बताना अपने अपने चैलेंज का काम है। तो जब तक कि आप जिन क्लाइंटों को बुला रहे हो उनकी आपको नीड, उनकी डिजायर क्या है, उनके पेन क्या है, कोई चैलेंज है, ये जब तक आप लिस्ट डाउन नहीं करोगे, एक जगह पे डॉक्यूमेंट नहीं करोगे, तब तक काम कैसे चलेगा। आप ही कह रहे हो विश्व जी चीज तो बहुत बढ़िया बता रहे हो, लेकिन ये तो काम है बहुत बड़ा सा। मैं आपको बता रहा हूँ भी काम है। तो मैं वो वाला शेफ हूँ जो बनाता हूँ, पहले खुद खाता हूँ। तो अगर आप देखो ये वाली एक्सरसाइज, जो लोग मेरे साथ 1 साल की हैंड होल्डिंग में जाते हैं, उनको मैं हाथ पकड़ के बनवाता हूँ कि भैया ये बना लो। जैसे कि अगर आप देखोगे, ये क्या है इस डॉक्यूमेंट का नाम, इस डॉक्यूमेंट का नाम है ऑल अबाउट जीपीएस जीपीसी बिजनेस ग्रोथ मेंटरिंग के एफएक्यूज। आप देख पा रहे हो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऑल अबाउट जीपीएस जीपीसी बिजनेस ग्रोथ मेंटरिंग के एफएक्यूज। तो जितना भी हम पढ़ते हैं उन सारी चीजों को हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। जैसे पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन, पावरफुल इंट्रोडक्शन। तो आप यहां अगर देखोगे तो क्या है, ज्यादातर लोग मेरे से जो मेरे बारे में पूछते हैं, या तो मुझे 30 सेकंड में बताना होता है या 3 से 5 मिनट का समय मिल जाता है। तो उस कन्वर्सेशन में क्या मैं उनसे बात करूंगा, क्या बोलूंगा, क्या मैसेज भेजूंगा, तो यहाँ पे वो सारी चीज लिखी हुई है मेरी। क्योंकि ये क्या है, मेरी डिजिटल एसेट है। एक बार अगर मैंने काम कर लिया तो मेरी कंप्लीट हो गई ये कहानी। क्लैरिटी मिली आप लोगों को? तो यानी कि आपको आपके व्यापार में बहुत बार लोग पूछते हैं आपसे, व्हाट यू डू, हु आर यू। तो आपने उस चीज की अभी तक मास्टरी नहीं की, उसको एज ए डॉक्यूमेंट ही नहीं किया, एज ए क्राफ्ट ही नहीं किया, जिसको आप एक बार फुल फ्लैश लिख रहे हो उसके बारे में क्या बताना है। दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस क्वेश्चंस। तो बिजनेस में कोई क्या पूछना चाहता है, आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है जी बता दो। तो यहाँ पे इन डिटेल लिखा हुआ है कि मेरा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है। कि मेरी एक फ्री क्लास होती है, फिर मेरी क्लास होती है अपनी फुल डे की क्लास, फिर मेरा प्रोग्राम होता है, फिर मैं उनको एक ग्रुप में लेके जाता हूँ, फिर उनके साथ में मैं हैंड होल्डिंग करता हूँ, क्रॉस सेल में मैं क्या करता हूँ, तो इसके अंदर वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि कौन लोग हैं जो मेरी लाइफ में एज ए कैटेगरी है, कौन से लोग हैं जो एज ए सी कैटेगरी। यानी कि नहीं, उससे पहले क्या था, टारगेट ऑडियंस ये रहा। तो स्टार्टअप, सोलो, स्मॉल टीम बिजनेस ओनर्स, जिनके पास 5 से 10 लोगों की टीम है, कौन लोग है, कोचेस, ट्रेनर। तो अगर आप देखो तो इसके अंदर पूरी एक पीएचडी लेवल की कहानी लिखी हुई है। कौन लोग हैं, दोज हु हैव नॉट डन एनी लर्निंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दोज हु डिड स्मॉल प्रोग्राम बट नॉट गेट वैल्यू। तो इसके अंदर वो लिखा हुआ है सारा कि कौन ऐसे लोग हैं जिनकी मैं तलाश कर रहा हूं। और मजे की बात एक और आप देखोगे, ए कैटेगरी सी कैटेगरी के नाम लिखे हुए मैंने कि कौन कौन से लोग हैं ऐसे जो मेरे पास ए कैटेगरी के हैं, कौन से लोग ऐसे जो बी कैटेगरी के आते हैं, कौन से लोग ऐसे जो सी कैटेगरी के आते हैं। और ये जो लोग हैं इनको मैं कैसे मूव ऑन करूं। जैसे जो लोग बिग कंपनी का बंदा है, जो एमएलएम में डील करता है, जो नेटवर्किंग में डील करता है, एमवे में डील करता है, वो इंसान मेरे साथ लंबा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एमवे वाला मोस्टली
द सीक्रेट किताब है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। द सीक्रेट मैनिफेस्टेशन की बात करता है, एक्शन की बात नहीं करता है। उनको सिखाया जाता है यू कैन, यू विल, बट उनको ये नहीं बताया जाता कि आपके डेली वीकली मंथली एक्शन क्या करने हैं। वो एस्पिरेशंस में ज्यादा होते हैं। हम ब्रह्मास्म में समझते हैं कि हम बहुत कुछ कर लेंगे जी। जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है ज्यादा, एनर्जी साइंस में, जो हर चीज में कहता है कि जी मैं अपने वास्तुशास्त्र वाले से पूछ के आऊंगा, उन लोगों के साथ मेरा जल्दी नहीं जम पाता। जो मैं एक्शन की बात करता हूँ वो एक्सक्यूज एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि जब भी मेरे ग्रह ठीक नहीं चल रहे, नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब तक आप ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है पूरा आपका, ये नहीं होगा, आप उस क्लाइंट की जो नीड डिजायर है, ये पूरी उसके अंदर उसकी नीड डिजायर लिखी हुई है कि जो बंदा आता है क्या सोचकर आता है, क्या उसके चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल चैलेंज क्या है, सेल्स में क्या चैलेंज आते हैं उस बंदे को, ये जब तक लिस्ट डाउन नहीं करोगे उसकी सीक्रेट डिजायर क्या है, तब तक आप अपने बिजनेस की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाओगे। आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो एक ऐसी चीज जो आपको सदा सदा अर्निंग कर देगी, और बहुत सारे बिजनेस ओनर इसको हल्के में ले रहे हैं। तो मैं ही कहता हूं कि 1 साल लग जाओ और लगकर अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लो, अच्छे से बिल्ड कर लो। कोई हैक नहीं है कि भाई मैं आपको 2 हफ्ते में 5 हफ्ते में कोई ऐसी गोली दे दूंगा। मेहनत का काम है, क्योंकि ये मेहनत आपका रंग लाएगी, जिंदगी भर आपको बैठा कर खिलाएगी। तो अगर ऐसी कोई चीज है तो क्यों ना जुट जाएं और अच्छे से अपने बिजनेस के प्रोसेस सिस्टम को सेट करके दिखाएं। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि आपको आपके क्लाइंट्स को इन डिटेल डिफाइन करना होगा। आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्यों ये 2 स्टेप। पहला स्टेप क्या है, आपके क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करना, और दूसरा स्टेप क्या है, उसकी नीड डिजायर पेन चैलेंजेस को लिस्ट डाउन करना। क्यों जरूरी है, क्यों उसकी पीएचडी करनी जरूरी है, क्योंकि कस्टमर एक बार खरीदता है। कस्टमर जो होता है वो एक बार खरीदता है, बट राइट कस्टमर जो होता है वो बार बार खरीदता है। तो आपको आपकी लाइफ में राइट क्लाइंट्स को लाना है, ऐसे लोगों को लाना है जो आपको पता है कि यार यही वो बंदा है जिसकी मैं तलाश कर रहा था, जिसको मुझे सर्व करना है। तो विद whom you want to work, right, for anybody। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो कि जिसके पास भी पैसे हैं वो मेरा क्लाइंट है, तो आप अपने क्लाइंट को जानते ही नहीं हो। आपने सीरियसली सोचकर ही नहीं देखा है कि भैया मेरा क्लाइंट कौन है। इफ यू कैन नॉट डिफाइन दैट, यू कैन नॉट फाइंड दैट। बीएनआई के अंदर ये बड़ी पावरफुल चीज बोली जाती है, क्योंकि बिजनेस के बेसिक हैं। इसलिए बीएनआई में भी बोला जाता है कि जब तक आप डिफाइन नहीं करोगे तब तक आप उनको फाइंड नहीं करोगे। वहां पे एक आस्क ली जाती है कि भाई मुझे किस इंसान से मिलना है। तो आप बोलो जी मेरा व्यापार है किसका, कोवर्किंग का, तो जिसको भी कोवर्किंग की जरूरत है मुझे भेज दो। मेरा काम है जी ट्रेनिंग कोचिंग का, तो आप मेरे को किसी भी ऐसे इंसान को जिसको ट्रेनिंग कोचिंग की जरूरत है उसको भेज दो। कैसे बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ा ना होता है। कोई आके थोड़ा पूछेगा यार मेरे को दिला दो। आपको अपने क्लाइंट की पीएचडी पर्सोना डिफाइन करना होगा, तब आप अपने बिजनेस के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, वर्किंग विद द राइट फिट इज द रेसिपी फॉर स्टेबल ग्रोथ। क्योंकि अगर आपको स्टेबल ग्रोथ चाहिए जो अपने आप चलती रहे, ऑटोमेट रहे आपके लिए, तो आपको राइट फिट को डिफाइन करना पड़ेगा। क्यों डिफाइन करना पड़ेगा जी, कोई आप में से बता सकता है? क्यों नहीं हम सबके साथ काम कर लेते? क्यों इतनी मेहनत करनी, अभी तक तो चल ही रहा है काम। एनीबडी? योगेश जी, लोकेश जी, सूरज जी, राजीव जी, वाई वी हैव टू फाइंड राइट पीपल अपने बिजनेस के लिए? One reason is like accountability can be shared. हम्म, अगर हमने ऐसे ही किसी के भी साथ काम करना चालू कर दिया और हम सिस्टम को ऑटोमेट करना चाहते हैं तो हम्म, हो नहीं पाएगा। हम्म, कहीं ना कहीं एक कमजोर कड़ी रह जाएगी और वो जल्दी टूट जाएगी। बिल्कुल सही। तो ताकि अब काम करने में मजा आए। काम करने में मजा आए, चिक चिकबाजी में। तो मैं आप लोगों को क्या चिट्ठी बताना चाह बात। रहा हूं कि आप जब तक अपने राइट फिट को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तब तक आप अपने लाइफ में सुकून नहीं ला पाओगे। चिक चिक कम होती है अच्छे लोगों के साथ काम करके, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, क्योंकि वो ज्यादा चिकचिकबाजी नहीं करते। उनको पता भी बंदा कमाना चाह रहा है तो 2-4% कमा लेगा। वो ही नहीं देखते कि तू होलसेल में कितने का लाया था, मुझे वही रेट दे दे, मैं तो उसी रेट पे लेना चाहता हूँ। उसको पता भी व्यापार है तो उसको भी चाहिएगा लेस एफर्ट।
होता है उन लोगों के साथ डील करने में, क्योंकि समझदार हैं, समझते हैं जल्दी चीजों को, उनको पता ठीक है, ज्यादा उनके साथ सर खपाई नहीं करनी पड़ती। वी गेट मोर कंफर्टेबल स्पेस एंड अप्रिशिएशन। ऐसे लोग हमें तारीफ भी करते हैं, हमें कंफर्ट भी दिलाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल खून चूस जाते हैं, बार बार हमें फोन करते रहते हैं। ऐसे लोग जो हमें रेफरेंसेस देते हैं, क्योंकि अच्छे लोग हमें अच्छे लोगों से मिलाते हैं। जैसे राजीव जी आज की डेट में हमारे ए कैटेगरी क्लाइंट है, तो वो मुझे रेफरेंसेस भी देते हैं, उनके साथ काम करने में मजा भी आता है, वो अप्रिशिएट भी करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को इंट्रोड्यूस भी कराते हैं, जैसे योगेश राठी जी को हमसे इंट्रोड्यूस कराया है। तो ए कैटेगरी के लोगों के साथ काम करोगे, आपको ए कैटेगरी के ही लोग मिलेंगे। सी कैटेगरी के साथ काम करोगे तो सी के मिलेंगे। तो जो चरस पीता है उसके दोस्त ज्यादातर चरसी होंगे, और जो सुबह दूध दही खाता होगा उसके दोस्त भी दूध दही वाले होंगे। जमेंगी नहीं ना, वैल्यू सिस्टम ही मैच नहीं करेगा। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं, वाई शुड यू नो योर बीइंग। क्यों आपको आपके वैल्यू सिस्टम के बारे में, क्यों आपको आपके बिलीफ के बारे में, क्यों आपको आपके 36 गुण के बारे में पता करना है? आप समझ में आ रही है बात कि क्यों वो फाउंडेशन है? क्योंकि अगर हम बेसिक्स को ही स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना। एक लास्ट एग्जांपल पहले भी दिया था कि भाई अगर कोका कोला को कोई ब्रांड एम्बेसडर हायर करना है, तो आचार्य मोहन जी हैं जो हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, या रामदेव जी हैं, वो क्यों नहीं उनको हायर करेंगे? क्योंकि उनका वैल्यू सिस्टम मैच नहीं करेगा। वैल्यू सिस्टम क्या है? वैल्यू सिस्टम आपके बिलीफ सिस्टम का, यानी कि आपके जो बिलीफ बनते हैं इकट्ठे जब हो जाते हैं तो वो आपका वैल्यू सिस्टम बन जाता है। जैसे कि मुझे लग रहा है कि यार मुझे डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, मुझे पंक्चुअल होना चाहिए, मुझे कमिटेड होना चाहिए, मुझे हार्ड वर्किंग होना चाहिए, तो सारे एक ही फैमिली है। क्योंकि जो डिसिप्लिन इंसान होगा वो ऑटोमेटिकली हार्ड वर्किंग होगा, जो डिसिप्लिन इंसान होगा ऑटोमेटिकली पंक्चुअल होगा, जो डिसिप्लिन इंसान होगा ऑटोमेटिकली कमिटेड होगा। आर यू गेटिंग? तो जब तक आपको आपके वैल्यू सिस्टम के बारे में नहीं पता लगेगा कि यार ये मेरा वाला ना, ये 100% वैल्यू सिस्टम है, तब तक आप उन लोगों को अट्रैक्ट नहीं करोगे कि आपके मैग्नेट की पावर किसको अट्रैक्ट कर रही है। क्योंकि अभी आप हर इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन क्या कहता है? मैनिफेस्टेशन गिव एन अट्रैक्शन। आपकी तरफ ऐसे लोग आते हैं, कायनात ऐसे लोगों को भेजती है। लेकिन कायनात को बताओ तो सही कि किस तरीके के क्लाइंट चाहिए। आप कह रहे हैं जी क्लाइंट दे दो जिसकी जेब में भी पैसा है। वो सोचेगा पैसा तो एक रिक्शा वाले की जेब में भी है, उसको भी भेज देगा, और पैसा एक गाड़ी वाले की जेब में, उसको भेज देगा। तो आप बिजी कहाँ रहोगे? हर एक जगह बिजी रहोगे। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, डिफाइन योर वैल्यू सिस्टम जैसा मैंने कर रखा है। नेक्स्ट क्लास में जब आप मेरे साथ 1 to 1 करो, मैं आपको दिखाऊंगा मेरा वैल्यू सिस्टम डिफाइन है कि यार ये वाली वैल्यूज है मेरे पास जिनको मैं प्रायोरिटी देता हूँ। मेरे लिए मी से कहीं ज्यादा मेरे लिए वी मैटर करता है। इसीलिए मैं लोगों को मिलाकर चलने की कोशिश करता हूँ। उसका चैलेंज भी होता है, क्योंकि जब वी की बात करते हैं तो पैसे नहीं मांग पाते, क्योंकि मी वाला तो पैसे जल्दी मांग लेता है। तो वट यू नीड ए सिस्टम जहां से आप बाहर निकल जाओ, पैसे मांगने की जिम्मेदारी किसी और इंसान की हो। तो यानी कि आपको आपकी वीक साइड पे, जो आपकी लो साइड है, उसको कैसे डील करोगे, ये आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो पिछली क्लासेस में जो ज्ञान दिया गया है वो सिर्फ ज्ञान नहीं है, वो बेसिक फाउंडेशन है। आपकी स्ट्रॉन्ग साइड साइड फाइंड आउट करना, आपकी लो साइड फाइंड आउट करना, आपकी बीइंग वैल्यू सिस्टम को आइडेंटिफाई करना, तभी तो आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनेगी। योर आइडियल क्लाइंट इज योर लुक लाइक, सो वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। ये एक मेरे गुरुदेव ने बड़ी बेस्ट चीज बताई थी कि जिस तरीके के लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो वैसे ही आप हो। आज से 8-10 साल पहले जब मैं रियल एस्टेट में था, तो उन दिनों में रियल एस्टेट के अंदर लोग जो होते हैं वो खाने पीने वाले, रात को पार्टी करने वाले होते हैं। तो मेरा जो प्रोफेशन था, मेरी लाइफ में वैसे ही लोग अट्रैक्ट होने शुरू हो गए थे। अब पिछले अगर मैं 5 साल की जर्नी को देखूं, अब मेरा ज्यादा फोकस इंक्लाइन एज ए ट्रेनर, एज ए कोच, एज ए मेंटोर, लर्निंग ट्रेनिंग डेवलपमेंट की तरफ है। तो मेरी लाइफ में ज्यादातर लोग वही हैं, ना कुछ खाते हैं पीते हैं, थोड़ा बहुत ही करते हैं, अदरवाइज लर्निंग की, किताबों की, सेमिनार की, वर्कशॉप की बात करते हैं। तो आप अपने आप को जैसा बनाओगे वैसे ही लोग आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको अगर ए कैटेगरी के क्लाइंट लाने हैं तो आपको खुद ए कैटेगरी का क्लाइंट बनना पड़ेगा। आपको अगर किसी की पेमेंट देने में दिक्कत है तो उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि पेमेंट दो, पेमेंट से कहीं इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में रहो। आर यू गेटिंग? बहुत सारे बिजनेस ओनर ना तो पैसे देते हैं, ना ही कम्युनिकेशन में रहते हैं, और वो वॉलेटाइल करते हैं, वो ब्रेक करते हैं बिजनेस का बेसिक रूल कि भाई अगर सर्विसेज ले ली हैं
तो आपका धर्म बनता है अगले बंदे को पैसे टाइम पे पहुंचाना। अगर नहीं पहुंचा रहे हो, समझ सकता है इंसान, क्योंकि हम सब समझते हैं, लेकिन क्या आप उसको कम्युनिकेट कर पा रहे हो? तो मैं आप लोगों को सिर्फ क्या बताना चाह रहा हूँ, एक नई चीज, एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहा हूँ। वो है, व्हाट इज द मार्केटिंग ट्रायंगल। 3M, MBA के अंदर, BBA के अंदर, मैनेजमेंट लाइन के अंदर सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आपको अगर अपने बिजनेस की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको 3M के ऊपर काम करना होगा। तो 3M क्या है? वन इज योर मार्केट। मार्केट मतलब आपके क्लाइंट्स जिनसे आप बात कर रहे हो। दूसरा है आपका मैसेज, कि उस मार्केट में क्या ऐसी बात बोलोगे कि वो आपकी बात सुनकर आपके पास आ जाएंगे। और तीसरा है मीडियम, किस तरीके से बोलोगे। तो अब गैस वर्क से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं कि अच्छा ये भी तो क्लाइंट है, अच्छा ये कह देता हूं ना कि भाई मेरे पास सबसे बढ़िया सर्विसेज है, मेरे से ले लो, मैं ऑन टाइम डिलीवरी देता हूं, मेरे से ले लो। तो भाई कौन ऐसा बंदा जो कहता है जी मेरी सर्विस बढ़िया नहीं है, मेरे से मत लो। ये ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपका जो मैसेज है, जो आप उसको बात बोलना चाह रहे हो, दैट हैज टू बी वेरी शार्प एंड क्लियर। क्योंकि अभी तक हम कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी क्रिएशन से नहीं होगा। अब आपको 3M, मार्केट मैसेज मीडियम को इन डिटेल डिफाइन करना पड़ेगा, PhD करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ, कहाँ लेकर जाना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट इज हु आर यूजर ऑफ योर टारगेट ग्रुप एंड ऑडियंस। तो मार्केट का मतलब क्या हुआ, कि कौन सी मार्केट है, कि वो लोग जो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ले सकते हैं, उन लोगों को आपको इन डिटेल समझना होगा। और मैसेज, मैसेज मतलब हुआ व्हाट यू विल से एंड शो टू द क्लाइंट। जो आप इमेज भेजते हो, जो टेक्स्ट भेजते हो, जो वीडियो भेजते हो, जो ऑडियो भेजते हो, जो PDF भेजते हो, PPT है, मेलर है, जो आपके पिच है बातचीत करने की, SMS है, WhatsApp है, ये सारे क्या है, आपके मैसेज हैं। और ये जो मैसेज है ये कैसे होने चाहिए, शार्प एंड धारदार, जबरदस्त वाले, कि बिल्ड योर बिजनेस GPS एंड गेट द फास्टेस्ट सक्सेस। आप अपने बिजनेस का GPS सिस्टम बिल्ड करो, क्योंकि जब तक लोगों के पास GPS नहीं होगा वो टेक ऑन नहीं कर पाएंगे। गेट 2x फास्टर, अचीव योर गोल्स 2x फास्टर, कि आपके जो गोल हैं उसको अचीव करा देंगे 2x फास्टर स्पीड से। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, कि जब आप इस मैसेज को एक्सप्रेस करोगे किसी के सामने, तो बेसिक फाउंडेशन है, या तो आप उनको लिखकर बताओगे एज ए राइटर, ताकि बंदा रीड कर सके कंटेंट की फॉर्म में, PDF की फॉर्म में, PT की फॉर्म में, या वो देख सकता है इमेज की फॉर्म में, क्रिएटिव की फॉर्म में, या वो उसको वॉच या लिसन कर सकता है। लिंक्स वगैरह आप जो भेजते हो बनाकर भेजते हो। तो आपको जो ये चीज बनानी है मैसेज की फॉर्म में, तो उसके ऊपर क्या फोकस करना है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आपको आपके मैसेज के अंदर उसको डिजायर को बताना है, कि जो उसके डिजायर है, और डिलीवर क्या करना है उसको, उसकी नीड्स को डिलीवर करना है। जैसे आपकी डिजायर क्या है, कि मैं 100 करोड़ का आदमी बन जाऊं। बहुत सारे बिजनेस ओनर क्या चाहते हैं, कि वो क्या हो जाए, 100 करोड़ का बिजनेस बिल्ड कर लें। तो मैं उनको क्या कह रहा हूँ जी, मैं आपको 100 करोड़ का बिजनेस बिल्ड कराने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन करवा क्या रहा हूँ, नीड क्या है उसकी, कि पहले बेसिक फाउंडेशन तो बना लें, आपके जो रिपीट मैसेज उसकी लिस्ट तो बना लो, आपकी टारगेट ऑडियंस को तो डिफाइन कर लो। क्योंकि नीड तो जरूरत तो उसकी है ना, जब तक कि वो नहीं डिलीवर होगा, वो नहीं बनेगी, तो आगे फाउंडेशन कहाँ जाएगी। तो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ बस एक चीज, कि अगर आपको मार्केटिंग का मैसेज देना हो रैपिड इंग्लिश कोर्स का, तो रैपिड इंग्लिश कोर्स के लिए टारगेट ऑडियंस क्या होगी, और क्या मैसेज करना होगा, और कहाँ करना होगा, एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। आप में से कुछ लोग मेरे साथ ये बात शेयर कर सकते हैं। जी, अगर हमें रैपिड इंग्लिश कोर्स आता था, उसकी लिए 3M एंगल लगाना है, तो उनके लिए मार्केट कौन होगी, क्या मैसेज होगा, और किस जगह पे होगा। तो थोड़ा सा शेयर करेंगे आप मेरे साथ में, योगेश जी, राजीव जी, लोकेश जी, सूरज जी। मार्केट रहेगा मोस्टली तो स्टूडेंट्स प्लस जो भी न्यू जॉब प्रोफेशनल्स हैं, हम्म, मोस्टली इन सिटीज, हम्म, क्योंकि वहाँ पे क्राउड ज़्यादा रहेगा। या तो ये तो मार्केट हो गया। हम्म। क्या बोलोगे, कहाँ बोलोगे, कैसे लिखोगे?
मैसेज में हम जैसे तो पहले तो इंग्लिश की इम्पोर्टेंस ही हाईलाइट कर सकते हैं पहले कि आज के ज़माने में तो मतलब इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट। हम्म। इंग्लिश अगर आपके स्किल सेट में है, हम्म। then way bigger opportunities are there waiting for you हम्म। if you are good at English। हम्म। and मतलब ये तो मैसेज में हो गया, और हम उसको क्राफ्ट कर सकते हैं बहुत, लेकिन अभी हम्म। मतलब ऐसे मतलब पूरा बताना है क्या, मतलब कि क्राफ्ट कैसे करना है या। नहीं, माई थॉट इज इट इज राइट, यू आर आंसरिंग, आई एम जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि आप अगर उसके इन तीनों लेवल को देखो, जैसे राजीव ने बोला भी स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट्स रैपिड इंग्लिश के होंगे, दैट इज गुड पार्ट। यानी कि इन लोगों को हम आइडेंटिफाई कहाँ करेंगे? आइडेंटिफाई इनको हम करेंगे ऐसी जगह पे जो बस स्टॉप है। हम्म। क्योंकि जो इस तरीके की इंग्लिश नहीं जानता होगा वो बस स्टॉप, बस यूज करता होगा, है ना? वो क्या बोलते हैं, रैपिडो या जूम, वो क्या बोलते हैं, उबर या ओला, ये वाले सर्विसेज इतनी यूज नहीं करता होगा जितना हम्म। वो इस तरह की सर्विसेज यूज करता होगा। जब आप उसको ये मैसेज लिखोगे तो मैसेज में हिंदी लिखोगे साथ में। हम्म। इंग्लिश, इंग्लिश सीखें, पूरा इंग्लिश में नहीं लिख सकते बढ़िया वाले फैंसी वर्ड में, क्योंकि बेचारे को आती नहीं ना यहाँ तक पूछने के right। लिए, यूज करने के लिए। प्लस आप ऐसे लोगों को टारगेट करने के लिए जो एरिया आपने डिफाइन किया है, कि जो हिंदी मीडियम के स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं जहाँ पे वो फोकस आते हैं, वो बच्चे आते हैं, वहां पे आप फोकस करोगे, ना कि कॉन्वेंट जो स्कूल है उसके बाहर लगाओगे कि इंग्लिश सीखे कहीं ना कहीं पे। तो अगर आप देखो, आप जब किसी कंपनी के लिए या किसी सिचुएशन के लिए मार्केट डिफाइन कर रहे हो, तो मार्केट ठीक से डिफाइन नहीं है। जैसे कि हमने बात की अभी कि हमने मार्केट डिफाइन करना चाह रहे हैं रैपिड इंग्लिश कोर्स के लिए, और वो हर इंसान को समझाने की कोशिश कर रहा है, और वो अपने मैसेज को, जो हिंदी का मिक्सर जाएगा, वहां पे कोई थोड़ा सा हिंदी भाषी इंसान दिखेगा, ना कि कोई अंग्रेज दिखेगा, उस हिसाब से वो तब तक उसको रिलेट नहीं कर पाएगा। अंग्रेज वो बनना चाहता है, उसकी डिजायर है, बट उसका जो नीड है वो है कि कोई हिंदी में थोड़ा समझा समझा के उसको इंग्लिश की तरफ लेकर जाए। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ, इस पूरे प्रोसेस में समझाना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपके अपनी मार्केट को समझना पड़ेगा। मार्केट में दो चीजें निकल कर आई थी, इसमें ए और बी कैटेगरी की पूरी आपको पीएचडी करनी है। दूसरा उसकी नीड डिजायर पेन पे काम करना है, ये तो होगी मार्केट की बात। दूसरा होगा मैसेज की बात, कि जो आप उसको मैसेज भेजने वाले हो, उस मैसेज को जब आप भेजोगे तो उसकी डिजायर पे बात करोगे और नीड को डिलीवर करोगे। क्योंकि जब बड़ी सपने हम दिखाते हैं तो इंसान जल्दी से भाग कर आता है, छोटा सपना बताओगे वो नहीं आएगा। और जब आप मार्केट और मैसेज डिफाइन कर लोगे, उसके बाद क्या आता है तीसरा, मीडियम, कि किस माध्यम से उस तक पहुंचने वाले हो, कि ये जो डाटा सोर्स करोगे, ये ट्रैफिक जो लाओगे, जिन लोगों को आप लेकर आओगे अपने पास में, किस तरीके से लेकर आओगे। तो जब हम मीडियम की बात करते हैं, तो मीडियम इज ए वे और सोर्स टू रीच आउट दी क्लाइंट्स एज ए चैनल। ये एक माध्यम है आपके क्लाइंट तक, आपकी ऑडियंस तक पहुंचने का। इट इज ए मैसेज डिलीवरी सिस्टम, आपकी बात को उन लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका है। ट्रेन की तरह काम करता है कि भाई आपके पास कुछ माल था, वो आपने दिल्ली से पहुंचा दिया लखनऊ, तो उस माल को जो लेकर गया माध्यम जो है वो बेसिकली क्या, आपका मीडियम है। हाउ यू आर गोइंग टू रीच योर मार्केट, दैट बट दैट इज द मीडियम, कि आप अपनी मार्केट तक कैसे पहुंचोगे, किस माध्यम से पहुंचोगे, वो आपका मीडियम है। और देयर आर ओनली थ्री मीडियम्स, अगर आप मोटा मोटा समझने की कोशिश करो, सिर्फ तीन ही तरीके हैं आपके क्लाइंट तक पहुंचने के इस धरती पे। पहला है रेफरेंसेस के थ्रू, कि आपको लोग रेफरेंसेस देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं। आप कुछ एग्रीगेटर बनते हो, कुछ बिजनेस ग्रुप ज्वाइन करते हो जैसे टीएनआई है, आप कोको मॉडल को यूज करते हो, आपको आपके पुराने क्लाइंट रेफरेंस देते हैं, यानी कि जब ह्यूमन आपको किसी न किसी से कनेक्ट देता है या रेफरेंसेस देता है। दूसरा आता है ऑनलाइन, यानी कि कुछ आप ऑनलाइन एक्टिविटीज करते हो, यानी कि आप उस बंदे से इंटरेक्शन नहीं कर रहे, ह्यूमन टच नहीं है, बट आपने उसको भेज दी एक मेल, आपने सोशल मीडिया पे कुछ भेज दिया, गूगल पे कुछ भेज दिया, कोई ब्लॉग दे दिया, कोई वेबसाइट दे दी, कोई एसएमएस व्हाट्सअप करा दिया आपने उसको, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लिया, तो बंदा खुद देख रहा है। दैट इज द ऑनलाइन एक्टिविटीज। तीसरा है आपका ऑफलाइन एक्टिविटीज, यानी कि आप उस बंदे तक खुद पहुंच रहे हो, जैसे वॉक इन करके, कोल्ड कॉल जिसको बोलते हैं, कॉल्स कर रहे हो, इवेंट्स में किसी से मिल लिए, कोई स्टैंड ही कहीं पे लगा दी, कोई बैनर लगा दिया, कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिला दिया आपने,
है ना, कोई प्रिंट आउट फॉर्म में लगा देगा, यानी कि बंदा उसको देख पा रहा है, वो ऑफलाइन आपके लिए, डिजिटल वर्ल्ड में नहीं, कोई लेटर आपने भेज दिया वहां पे। तो ये तीन तरीके हैं, और आपको ये देखना कि इन तीन तरीकों में से आपको कौन सा सूट करता है। यू डोंट नीड ऑल, चूज योर बेस्ट टू रीच आउट। बहुत सारे बिजनेस ओनर गलती क्या कर रहे हैं, जो मैंने भी की थी, तभी मैं अपने एक्सपीरियंस से सिखाने समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि आप सब पे हाथ आजमाते हो, आप ये देख ही नहीं पाते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। आप जो लोकल न्यूज़पेपर उसमें भी निकलवा रहे हो, ब्राउचर भी प्रिंट करा रहे हो, सैंडी भी प्रिंट करा रहे हो, मेलर भी भेज रहे हो, सारी चीजों पे आप जान लगा रहे हो, और जब सारी जगह पे एनर्जी लगती है, तो राजीव जी, सूरज जी, योगेश जी, लोकेश जी, बताओ तो क्या रिजल्ट आएगा। जब तक कि आप लेजर शार्प फोकस नहीं करोगे कि भाई मेरे को यहाँ पे फायर मारनी है, तब तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। अभी तो हम ग्रेनाइट कर रहे हैं, बम फेंक देते, कोई ना कोई तो मरेगा ही, तो कोई ना कोई में पता नहीं कौन मरेगा, वो नहीं मरेगा ना जिसको मारना है। तो एक स्नाइपर शूटर क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है और उसी तरीके से यूज करता है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे मेरे गुरु मेंटोर कोच हैं अक्षर यादव, वो यूज करते हैं कॉल्स, रेफरेंस कॉल्स कराते हैं। जैसे हम जैसे कई सारे लोग हैं जो अपने रेफरेंसेस पे कॉल्स करते हैं, वो व्हाट्सअप कराते हैं, यानी कि उनका ज्यादातर कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के थ्रू होता है। वो प्रिंट लेटर्स भेजते हैं लोगों के पास, यानी कि वो लेटर का या मैसेज का भेजने का तरीका करते हैं। अगर राजीव जी आप देखो, आपके पास भी अभी कभी कभी उनकी तरफ से लेटर्स आते होंगे, आप उनको कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं चेक करोगे, देख पाओगे, किसी इंस्टाग्राम पे नहीं देख पाओगे, दे आर नॉट देयर। और ही इज द लेजेंड इन टू द ट्रेनिंग इंडस्ट्री। लगभग 4,000 लोग हर साल उनसे ट्रेनिंग लेते हैं, ज्ञान लेते हैं। यानी कि मार्केट में ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने पूरा तहलका मचा रखा है, वो विवेक बिंद्रा होंगे, बहुत सारे लोग हों, उनके इतने बैच नहीं बन पाते जितना वो बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मार्केट ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर रखा है, कैसे उन तक पहुंचना है, क्या मैसेज को यूज करना है। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, एक कंपनी है माई एच क्यू, जो क्लाइंट्स देती है कोवर्किंग वालों को। तो उनकी सेल्स कैसे होती है? ऑनलाइन। वो ऑनलाइन ही एडवर्टीजमेंट करते हैं सारी जगह। बट कोवर्किंग हमारा भी है, एज ए वाईसी। हमारे पास कहाँ से आते हैं क्लाइंट? ज्यादातर रेफरेंसेस से आते हैं, 70%। या हमारा जो ऑफलाइन एक्टिविटी है, जो हमारा बोर्ड लगा हुआ है, जो हमने बाहर बैनर वैनर लगा रखे हैं, उसको देखकर आते हैं। तो जब तक कि आपको आपका चैनल नहीं पता होगा, अब मैं अपने कोवर्किंग के लिए यूट्यूब पे वीडियो बनाऊं, दुनिया तक पहुंचाऊं, इंस्टाग्राम पे लगाऊं, रिजल्ट ही नहीं देगा ना। मेरा बिजनेस एक रेडियस का है, 5 किलोमीटर की रेडियस के लोग आएंगे, तो फायदा ही नहीं है ना भेजने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने सुना था जी यूट्यूब से लीड आती है, तो उस पर लग गया। तो आपको समझना होगा आपके बिजनेस के 3 बेसिक फंडामेंटल्स को। क्या हुए? आपकी मार्केट को समझना पड़ेगा, क्या मैसेज उसको समझना पड़ेगा, क्या मीडियम किसके थ्रू भेजोगे उसके थ्रू समझना पड़ेगा। और आपको इन तीनों को समझने के बाद एक इंपॉर्टेंट काम करना होगा, जो बहुत सारे बिजनेस ओनर का बहुत वीक है, दैट इज बिल्ड योर ओन डाटाबेस। आपको आपको खुद का डाटाबेस बिल्ड करना है, और उसको एनरिच करते रहना, उसको और बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया बनाते रहना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जब डाटाबेस आ जाए, आपको आपकी बिजनेस पोर्टफोलियो में और नए इनकम के सोर्सेज को, स्ट्रीम्स को ऐड करना होगा, अगर आपको पैसा कमाना है। यानी कि आपको क्रॉस सेल अपसेल सीखना होगा। आपको फ्रंट एंड में एक प्रोडक्ट रखना पड़ेगा और बैक एंड में दूसरा प्रोडक्ट रखना पड़ेगा। फ्रंट एंड क्या है? जहां से क्लाइंट लाया जाता है। और बैक एंड का क्लाइंट क्या है? जहां से प्रॉफिट कमाया जाता है। जैसे मैकडोनल्ड्स किसके लिए जाना जाता है? ये तो चैट बॉक्स में बता दोगे या अनम्यूट करके। मैकडोनल्ड जाना जाता है बर्गर के लिए, है ना। बट बर्गर से वो प्रॉफिट नहीं कमाता है, बहुत मार्जिनल प्रॉफिट होता है उसका। प्रॉफिट वो कमाता है अपने कोका कोला और फ्रेंच फ्राइज बेच के। क्योंकि वो जो थोड़े से आलू देता है ना फ्रेंच फ्राइज के नाम पे, 50 रुपए के, 100 रुपए के, वहां उसका बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। तो आपको देखना होगा कि आपका फ्रंट एंड प्रोडक्ट क्या है और बैक एंड का प्रोडक्ट क्या है। जब तक आप अपने इस बेसिक चीज को डिफाइन नहीं करोगे, तब तक आपके लिए चैलेंज रहेगा। आपका गोल एक ही होना चाहिए बिजनेस के अंदर। योर गोल शुड बी सेल मोर टू वन क्लाइंट।
एक क्लाइंट आप लेकर आ गए, इसको अब आप और ज्यादा कैसे सेल कर सकते हो। तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। ये ब्रह्मास्त्र जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे बिजनेस ओनर इसको जानते भी नहीं है। जानते तो इम्प्लीमेंट नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनको अवेयरनेस आ गई, इम्प्लीमेंट नहीं किया। हैव ए स्ट्रेटेजी टू सेल टू द न्यू क्लाइंट्स। सबसे पहले आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि मैं नए क्लाइंटों को कैसे अपने पास लाऊं। तो जब नए क्लाइंटों को अपने पास लाना है तो क्या देना है उनको? टॉफी देना है, छोटा सा टॉफी, ताकि वो इंसान जल्दी आपके पास आ जाए। दूसरा, सेल मोर टू द एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। यानी कि वो जब आपके पास आ गया और उसने टॉफी ले ली, वो 10 रुपए की ली हो, 100 रुपए की ली हो, 1000 रुपए की ली हो, या 1 लाख रुपए की ली हो, तो जब कोई आपसे कोई छोटी ट्रांजेक्शन करता है तो आपका वो क्या कहलाता है? कोई बता सकता है मेरे को चैट बॉक्स में? कस्टमर या क्लाइंट। तब वो आपका कस्टमर कहलाता है। तो बहू माँ जब बनती है, जब वो बच्चा डिलीवर करती है, उससे पहले माँ नहीं कहलाती, नहीं तो है तो फीमेल ही ना। तो कोई क्लाइंट जब आपसे पैसे का लेन देन करता है, वो छोटी अमाउंट है बड़ी हो, तभी आपको हक बनता है उसको क्लाइंट कहने का। तो सबसे पहले वो हक तो लो उस बंदे के साथ। जब वो हक मिल जाता है कि ये मेरा क्लाइंट है, तो तब क्या करना है? सेल मोर टू द एग्जिस्टिंग क्लाइंट, क्योंकि अब वो क्लाइंट बन गया तो इसको क्या करना है? अपसेल करना है। और उसके बाद क्या करना है? सेल मोर फ्रीक्वेंटली टू द एग्जिस्टिंग क्लाइंट। कि अब ये क्लाइंट बन गया और इसने खरीद लिया, अब इसको बार बार बेचना है, कुछ ना कुछ नई चीजें बेचनी है, तो आपके पास क्रॉस सेल के प्रोडक्ट होने चाहिए जो आप इसको दे सको, उसको बता सको। तो योगेश जी, राजीव जी, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ? फर्स्ट यू हैव टू द सिस्टम टू एक्वायर द कस्टमर। सबसे पहले आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे आप बहुत आसानी से क्लाइंटों को अपनी तरफ ला सको। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रेडी करना पड़ेगा आपका टॉफी ऑफर। आपको आपका टॉफी प्रोडक्ट रेडी करना पड़ेगा, जिसको बंदे लगे यार ये तो ट्राई कर लेते हैं, इसमें तो कोई नुकसान ही नहीं है, इसको फोकस कर लेते हैं। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जब तक आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हो, तो आपको फ्रंट एंड और बैक एंड ऑफर्स को डिफाइन करना पड़ेगा कि यार आप फ्रंट एंड में क्या दिखाओगे, बैक एंड में क्या दिखाओगे। मैं एग्जांपल देता हूँ कि रियल अपना, मेरा टॉफी प्रोडक्ट क्या है? मेरा टॉफी प्रोडक्ट है मेरी मास्टर क्लास, जहां पे मैं लोगों को बुलाता हूँ, 2 घंटे कुछ ज्ञान देता हूँ, उस ज्ञान में उनको मजा आता है। या 1 डे या हाफ डे की क्लास है, जैसे भी हमारे यहाँ पे योगेश राठी जी आए थे, आधे दिन की क्लास होती है हर मंगलवार को, पहली हमारी। हम उनको बहुत कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, बढ़िया उनको लंच कराते हैं, और कोई पैसे नहीं लेते। तो मेरा क्या प्रोडक्ट है वो? मेरा टॉफी प्रोडक्ट है। बंदे को लगता है मजा आ गया इस बंदे को। जब उस बंदे का ट्रस्ट छोटा सा आ जाता है, तो फिर हम उसको क्या अपसेल करते हैं? जीपीएस प्रोग्राम, 2 महीने का या 1 साल की हैंड होल्डिंग। तो जब इंसान के साथ में जीपीएस हो जाता है या हैंड होल्डिंग हो जाती है, फिर हम उसको क्या करते हैं? क्रॉस सेल में फ्रैक्शनल ओनरशिप प्रॉपर्टी, या तो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं उससे, या उसको कोवर्किंग की बात करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ हम देते हैं। तो ये कहानी क्या है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, कि वाई यू नीड टू रेडी योर टॉफी ऑफर। आप में से कोई मेरे को बता सकते हैं कि क्यों आपको आपका टॉफी ऑफर रेडी करना है? सीधा आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं ऑफर करना? आई वॉन्टेड टू डिस्कस इट विद यू। हमारे पास मुश्किल से 12 मिनट बचे हैं। 12 मिनट में मैं ये धारदार जबरदस्त चीज देना चाह रहा हूँ आपको। क्यों रेडी करना है जी? लोकेश जी, राजीव जी, योगेश जी, सूरज जी, सीधे क्यों नहीं हम अपना प्रोडक्ट दे देते? सर ट्रस्ट और ट्राई के लिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ। कुछ और इसमें ऐड करना चाहें आप? ट्रस्ट एंड ट्राई तो बड़े प्रोडक्ट से भी तो हो जाएगा ना? नहीं सर, वो उसको ना, आई थिंक जैसे टॉफी में वो हो जाएगा कि वो उस पे हिच नहीं करेगा, अरे यार इसको तो चलो ट्राई कर लेते हैं। और हम्म, ट्राई करके जब उसको वैल्यू मिल जाएगा, तब उसका ट्रस्ट बन जाएगा, और फिर वो हमारे पास, बिकॉज वी डू नॉट सेल अ प्रोडक्ट, वी सेल आवर सेल्फ। हम्म, एक बार अगर हमें पता है कि योगेश्वर जी के पास आए हैं तो कुछ गलत नहीं मिलेगा, बढ़िया ही मिलेगा। टेस्ट कर लिया, नया बंदा टॉफी से टेस्ट कर लिया है, तो हम्म, इसीलिए आई थिंक सो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैं भी इसका आंसर एक टी से देना चाहूंगा, और मैं कहूंगा मैं इसमें वर्ड ऐड करूंगा टेस्ट, ताकि उसको एक बार टेस्ट पता चले हम्म, कि कैसा है प्रोडक्ट का। हम्म, तो वो जो हमारी पहली क्लास की जो हमारी लर्निंग है,
हम्म, कि नो लाइक ट्रस्ट एंड देन हम्म, ट्रांजेक्शन, हम्म, वो ट्रांजेक्शन तक उसके बाद मूव करे। हम्म, उसका नो लाइक और ट्रस्ट उससे और बनेगा अगर हमारे पास टॉफी ऑफर है, और उसको हम्म, टेस्ट मिल जाएगा कि उसके लिए वैल्यूएबल है भी या नहीं भी है। हम्म। तो ये चीज है। बहुत बढ़िया। नाइस। मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ, आप लोगों के आंसर बिल्कुल सही है। आपने बिजनेस लाइन में ना ये चीज सुनी होगी बहुत बार कि क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट होती है, एक क्लाइंट को लाने की कॉस्ट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीएससी, क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट होती है। दूसरी क्या होती है, एक क्लाइंट का लाइफ टाइम वैल्यू होता है। ये वाली चीज सुनी आप लोगों ने। मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूँ, आपने नाम सुना होगा स्टारबक्स का, किस लिए जाना जाता है? ये तो छोटा सा आंसर है, कॉफी के लिए जाना जाता कॉफी। मैगी वाली कॉफी के लिए। है। कॉफी के लिए। तो यहाँ जो कॉफी मिलती है उसकी कॉस्ट कितनी है? सुनी हो, कभी पी के आए हो, बातचीत हुई हो, 300 250 से ऊपर ही होती है। है ना? लगभग 250 से 300 रुपए की कॉस्ट होती है ना? 250 300 रुपए का मतलब अगर हम डॉलर में बात करें तो $3, है ना, $4 के आसपास होती होगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि स्टारबक्स एक नए क्लाइंट को लाने के लिए, ये कॉफी पिलाने के लिए, योगेश राठी जी, राजीव जी, लोकेश जी, सूरज जी, कितने पैसे खर्च करता होगा क्लाइंट एक्वायर करने के लिए कि कोई इंसान आए और उससे ये $3 की, $4 की कॉफी पीकर जाए? अनम्यूट करके बताओ मेरे को एक बार। आइडिया नहीं है। वरुण, वरुण जी गेस करो कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है, $4 का या $3 का कॉफी, 80 रुपये हुआ तो 250 300 रुपये हुआ ना, $4 $3 की मेरी कॉफी है, और मुझे ये कॉफी अपने क्लाइंट को पिलानी है। तो क्लाइंट को पिलाने के लिए मुझे कुछ कॉस्ट लगानी पड़ेगी, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, ये शोशाबाजी, सारी चीजों को लेकर तभी तो क्लाइंट आएगा। तो क्लाइंट एक्विजिशन की जो कॉस्ट है वो स्टारबक्स की क्या होती होगी? एक बार अनम्यूट के मैं चाहूंगा आंसर किसी का, गेस करो कि क्या कॉस्ट होती होगी। वरुण, प्रियंका, योगेश राठी जी, राजीव सर भाई। स्टारबक्स की तो आई गेस ऐसी कोई, मतलब अगर हम टॉफी ऑफर की बात कर रहे हैं तो उनकी ऐसी कोई कॉस्ट ही नहीं है। मतलब ये मेरा आंसर है, हम्म, क्योंकि उनकी साइड से ऐसा कोई टॉफी ऑफरिंग वगैरह, ऐसा टेस्टिंग वगैरह जैसा नहीं होता। वो जिस प्राइस में अपने पहले क्लाइंट को कॉफी पिलाते हैं, उसी प्राइस में अपने हर क्लाइंट को कॉफी पिलाते हैं। हाँ। नहीं, पिलाते हैं वैसे। जब आप स्टारबक्स जाते हो, वहाँ फ्री बैठते हो, तो कई बार वो आपको फ्री में कुछ ना कुछ टेस्ट कराते रहते हैं, कभी केक खिलाते हैं, कभी छोटी सी कॉफी दे देते हैं पीने के लिए, हमें देते रहते हैं वो। तो वो उनके टॉफी प्रोडक्ट है, एक्चुअल में टॉफी है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। बट मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ एक कॉफी की जो कॉस्ट है, राजीव जी, योगेश राठी जी, वो 250 300 रुपये, यानी कि $3 से $4 है। तो $3 से $4 की कोई कॉफी पी ले तो उसके लिए वो ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट। एक क्लाइंट को लाने का क्या खर्चा हुआ, वो कितना होता होगा? हाउ मच दे स्पेंड टू एक्वायर ए न्यू क्लाइंट? स्टारबक्स वाले इस $4 की, $5 की कॉफी पिलाने के लिए एक नए क्लाइंट को लिए उसके ऊपर कितना खर्च करते होंगे? ध्यान दीजिएगा, गूगल में सर्च कीजिएगा जाकर, स्टारबक्स कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट लगभग $14,000। $4 कि कोई कॉफी पी ले, राजीव जी, योगेश जी, लोकेश जी, प्रियंका जी, वरुण जी, स्टारबक्स कितना खर्च कर रहा है उसके ऊपर? $14,000 कि नया क्लाइंट उसको मिल जाए। तो आपको क्या मूर्ख आदमी यार, ये तो बिल्कुल लॉस वाला बिजनेस है, ये तो घटिया बिजनेस है। किसी एक इंसान को, जैसे मेरे सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो व्यापारी हैं, है ना, जैसे मेरे प्रेम भाई साहब हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको मैं बोलूँ कि जी $4 की कॉफी पियेंगे, बट नया क्लाइंट लाने के लिए $14,000 लगाने पड़ेंगे, फिर पागल है, ये बिजनेस है कोई? बिजनेस को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो इंसान $14,000 लगाकर स्टारबक्स के अंदर आता है, यानी कि जो क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट है, वो इंसान उसको जिंदगी में $50,000 की पूरी लाइफ टाइम में कम से कम कॉफी पीता है। यानी कि स्टारबक्स की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हाई है
कि वो 14,000 रुपये किसी पे लगाते हैं तो उस बंदे से कम 50,000 रुपये तक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब तक आपको ये नहीं पता कि यार मेरा जो टॉफी प्रोडक्ट है जो मैं दे रहा हूं, इससे मैं किसको अपनी लाइफ में लेकर आ रहा हूं और उससे क्या वैल्यू निकल सकती है, तब तक आप अपने बिजनेस की फाउंडेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाओगे जी। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि दैट्स वाई यू नीड ए टॉफी प्रोडक्ट। क्योंकि अगर आप अपना टॉफी प्रोडक्ट नहीं बनाओगे तो आप अपने कस्टमर को समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक वो टेस्ट नहीं करेगा, जैसे लोकेश ने कहा, वो तब तक आपका फैन कैसे बनेगा। जो इंसान स्टारबक्स जाके टेस्ट कर लेता है वहां फैन बन जाता है। तो शायद लोकेश, मैं, सूरज, राजीव जी, हम उसके क्लाइंट नहीं है, समझो। उसके जो क्लाइंट है वो फैन है उसके। वो एक मग, जो मग मार्केट में आपको 300 400 रुपए का मिल जाता है, वो 5,000 रुपए का खरीद के लेके आते हैं वहां से, क्योंकि फिर वो अपसेल करता है उन लोगों को, उनको फोकस कराता है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जब तक आपका टॉफी प्रोडक्ट, आपका अपसेल, आपका क्रॉस सेल रेडी नहीं होगा, तब तक आप वो वैल्यू एडिशन नहीं कर पाओगे। और ये चीज मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की थी, लाइफ का बेसिक साइकिल। याद है आप लोगों को ये, कि आप बर्थ लेते हो, बचपन में जाते हो, जवान होते हो, बूढ़े होते हो, मर जाते हो। और बिजनेस का भी एक साइकिल था, आप लोगों को तो याद हो ही गया होगा अभी तक। नो, लाइक, ट्रस्ट। ट्रस्ट के बाद ट्रांजेक्शन नहीं करनी, ट्रस्ट के बाद उसको टॉफी प्रोडक्ट देना है ताकि वो ट्रांजेक्शन जल्दी से हो जाए। जब ट्रांजेक्शन हो जाएगी फिर वो रिपीट करेगा और रेफरेंसेस देगा। तो इस बेसिक फाउंडेशन लाइन को सिर्फ समझना नहीं है, इसको बिल्कुल प्रॉपर एक सिस्टम बनाना है ताकि वो सिस्टम आपका एग्जीक्यूट हो सके। एक छोटा सा काम करूं आपके साथ में, आप मेरे को ये बताओ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं आप लोगों के साथ में, कि आपको अब तक कितने लोग जानते होंगे। एक बार चैट बॉक्स में लिखकर बताओ कि जी योगेश्वर जी, मुझे ना बचपन से लेके अब तक इतने लोग तो जानते ही होंगे, शायद 5,000, 8,000, 10,000 लोग। ये सर इतने लोग तो मेरे को जानते ही होंगे। सोशल मीडिया पे इतने हो गए, कॉन्टेक्ट में इतने हो गए, इतने दोस्त बने थे, इतने थे। तो अगर आप एक बार चैट बॉक्स में मेरे को लिखकर बताओ कि कितने लोग हैं जो आपको लगता है कि यार मेरे को जानते होंगे। 3,000 से ज्यादा, 6-7 हजार लोग जानते होंगे। बिल्कुल सही बात है। जानने की बात कर रहा हूं मैं, योगी राठी जी, कि इतने लोग तो जानते होंगे। जिस तरीके का आपका व्यवहार है, मुझे लगता है आपको 10,000 के आसपास जानते होंगे। चुनाव लड़ सकते हो आप काउंसलर का। मैं कह रहा हूं कि जो जानते हैं उसमें से लाइक कितने करते होंगे, क्योंकि ये ह्यूमन रूल है, 50% लोग तो एम ए लाइक नहीं करते किसी भी कारण की वजह से। अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं कि किसी इंसान को 4,000 लोग अगर जानते हैं, या वो 4,000 लोगों को जानता है, तो उसमें से 2,000 लोग नोइंगली और अननोइंगली पसंद ही नहीं करते होंगे उसको। बचे कितने? 2,000 लोग। इन 2,000 लोगों में से ट्रस्ट कितने करते होंगे उसके ऊपर, कि भाई जो उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो आई बिलीव कम से कम नहीं तो 200 लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, यार बड़ा अच्छा इंसान है, जो उसकी गारंटी ले सकते हैं, उसके बारे में अच्छी बातें बोल सकते हैं, यार बड़ा वफादार है। और उन 200 लोगों में से उसके साथ ट्रांजेक्शन कितने लोगों ने की होगी? शायद 100 लोगों ने की, क्योंकि कुछ का ट्रस्ट टूट गया होगा। तो ट्रस्ट अगर टूट गया तो उन्होंने दोबारा ट्रांजेक्शन नहीं की होगी साथ में। मैं कह रहा हूं लेकिन उसमें से कितने लोगों ने रिपीट या रेफरेंसेस दिए होंगे उसको? शायद पूरे साल में 20-30 लोगों ने, 40 लोगों ने। तो आप में से जो व्यापार करते हैं, एक बार सोचकर देखो, क्या आपको पूरे साल के 20-30 रेफरेंसेस आते हैं? तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि आपको किसी से अगर रेफरेंसेस लेने हैं, कि कोई आपको रेफर करे, तो इन 5 चीजों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वो आपके पास है, यानी कि अगर कोई इंसान आपको लाइक करता है, तो वो आपको रेफरेंस देने की काबिलियत रखता है। और आपको लाइक करने वाले शायद 1,000-2,000 लोग हैं आपके सर्कल में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 5 मिनट बस मेरे साथ। लगभग 2 से 2,500 लोग ऐसे हैं जो आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं। और जो इंसान लाइक करता है उसकी काबिलियत है आपको रेफरेंस देने की। क्या हमें 2,000 लोगों से रेफरेंसेस आ रही हैं? आंसर इज नो, क्योंकि हमने मॉडल ही बिल्ड नहीं किया। जो इतना बड़ा पावरफुल मॉडल है कोको, कनेक्शंस एंड कोलैबोरेशन,
इन कनेक्शन से हमने कोलैबोरेशन करने की एबिलिटी या काबिलियत ही बिल्ड नहीं की। मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं, कोलैबोरेशन करने के कोलैबोरेशन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, RRP, और दूसरा तरीका क्या है, RSP, यानी कि रेफरेंस रिकमेंडेशंस पीपल। वो लोग आपके डाटाबेस में जो आपको रेफरेंसेस देते हैं, रिकमेंडेशन दे देते हैं। इट इज लाइक डेटिंग, कि इनका जब मन होगा तब आपको देंगे, जब मन नहीं होगा नहीं देंगे। तो ये आपको हेल्प करते हैं आपके एडवर्टीजमेंट, ब्रांडिंग, मार्केटिंग में, आपकी माउथ पब्लिसिटी में मदद करते हैं। दूसरे लोग कौन हुए, दूसरे हुए RSP, रेफरेंस शेयरिंग पार्टनरशिप्स। ऐसे पार्टनर जिन्होंने आपके साथ अलायंस किया कि चलो मैं आपको रेफरेंसेस दूंगा। इट इज लाइक ए मैरिज, जहां पे एक दूसरे के साथ हाथ बांध लिया है, जहां पे कोशिश कर रहा है उसको ऐसा रेफरेंस देने की जिससे उसकी सेल हो सके। जैसे हमने ह्यूमंस विदाउट वॉल में ग्रोथ पार्टनर्स बनाए, जो लोग हमें क्लाइंट्स देते हैं ट्रेनिंग के लिए, कोचिंग के लिए। तो आपको आपके डाटाबेस में ये छांटना होगा, देखना होगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो आपको रेफरेंस रिकमेंडेशन दे सकते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो आपके लिए क्लाइंट पकड़ कर लेकर आ सकते हैं। तो दो कैटेगरीज के जब लोग आप डिफाइन करोगे, तब आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट ऊंचाइयों पे लेकर जाओगे। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 5 मिनट आपके अटेंशन लेना चाहूंगा। 3% पीपल आर लुकिंग टू बाय टुडे। जिनको फ्रिज चाहिए, जिनको AC चाहिए, वो 3% लोग हैं आज जो दुकान पे जा रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। बट 97% लोग ऐसे हैं जो फ्यूचर में लेंगे। आज नहीं लेंगे तो अगले साल लेंगे, उससे अगले साल लेंगे, कभी ना कभी तो लेंगे। भाई मैं आज कार नहीं लेना चाह रहा, लेकिन कभी ना कभी तो लूंगा। तो जो 97% हैं, इन तक कैसे पहुंचोगे? अगर आपने आपका कोको मॉडल बिल्ड कर लिया, तो आप इन 97 तक पहुंच जाओगे। इफ यू फोकस ओनली ऑन मार्केटिंग एंड योर कोको मॉडल, तो इन फ्यूचर आपको बहुत सारे सेल्स के लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जब रेफरेंसेस रिकमेंडेशन मिलते हैं वो आसानी से क्लोज होते हैं, रादर देन दी नया क्लाइंट जो ऑनलाइन मिलता है। क्योंकि रेफरेंस रिकमेंडेशन से आने वाला क्लाइंट एक ट्रस्ट के साथ आता है, एक पावर के साथ आता है। तो डोंट वेस्ट योर कोको। तो मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े ब्रांड भी इस कोको टेक्निक को यूज करते हैं। जैसे कि मैकडोनल्ड्स, आप मैकडोनल्ड्स में खाने जाते हो, बर्गर पी कर आते हो कोका कोला। तो कोका कोला और मैकडोनल्ड्स ने आपस में क्या कर रखा है, कोलेब्रेशन कर रखा है कि भाई तेरे जो क्लाइंट्स हैं वो किस विचारधारा के हैं, उनकी वैल्यू सिस्टम क्या है। वो जंक फूड को खाने को सेलिब्रेशन महसूस करते हैं, वो बड़ा प्राउड महसूस करते हैं, मैं बर्गर खाकर आया हूँ। तो 4 लोगों को बताते हैं चलो मैकडोनल्ड चलते हैं। दे आर नॉट द हेल्थ कॉन्शियस। इसीलिए मैकडोनल्ड वालों ने वहां पे लस्सी और सिकंजी नहीं रखी, क्योंकि उनके क्लाइंट की, ऑडियंस की विचारधारा, बिलीफ सिस्टम ही नहीं है ना हेल्थ कॉन्शियस होना। और कोका कोला कौन पीते हैं, काला पानी, जिनको प्राउड महसूस होता है। 4 रिश्तेदार आते हैं, चलो कोका कोला ले आओ, पिला देते हैं। दे आर नॉट हेल्थ कॉन्शियस। तो तभी तो उन दोनों का कोलेबोरेशन हो, क्योंकि उन दोनों के वैल्यू सिस्टम आपस में मैच करते हैं। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जाने से पहले। शुरुआत लोकेश ने की थी, एंड मैं करता हूँ। ये बात है उन दिनों की जब कोरोना काल था। तो कोरोना काल में मेरे को एक ऐसा मल्टीप्रेन्योर बिजनेस ओनर मिला जिसका बिजनेस इम्पैक्ट हुआ। यानी कि वो सर्विस इंडस्ट्री में था, सर्विसेज देता था। अब सर्विसेज देता था तो सर्विस इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुई, क्योंकि प्रोडक्ट तो आप एक दूसरे की जगह भेज सकते हो, लेकिन सर्विस में तो आपको खुद जाना पड़ता था। तो जब उसका बिजनेस इम्पैक्ट हुआ, तो उसके जो 4 बच्चे थे, यानी कि वो जो उसका परिवार था, वो पूरा पूरा इम्पैक्टेड हो गया। फिर उस इंसान ने ठाना कि भाई मुझे ना मल्टीपल बिजनेस को है चलाना, कि मैं सिर्फ एक ही बिजनेस पे नहीं बैठा रहूंगा, मैं अपने कई सारे बिजनेसेस को बिल्ड करूंगा। तो उसने सर्विस इंडस्ट्री के साथ साथ FMCG प्रोडक्ट्स का एडिशन किया, एक नया वर्टिकल शुरू किया। लोकेश जी, राजीव जी, योगेश राठी जी, वरुण जी, जहां पे उसने फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का एक डिवीजन स्टार्ट किया। और साथ के साथ वो यही नहीं रुका, उसने लाइजनिंग और कंसल्टिंग का काम भी शुरू किया। तो सर्विस के साथ साथ वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में भी आया, प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट के अंदर आया, लाइजनिंग और कंसल्टिंग का भी शुरू किया। आज की डेट में वो इंसान 3-3 व्यापार चला रहा है, और अपने परिवार को हंसी खुशी से प्रोग्रेस की तरफ लेकर जा रहा है। तो ऐसे इंसान
से क्या आप मिलना चाहोगे? क्या देखना चाहोगे कि कौन ऐसा इंसान है जिसका व्यापार पूरा इम्पेक्टेड हुआ, जहां उसकी रोजी रोटी के लाले पड़ गए, लोग उसकी सर्विसेज नहीं ले रहे थे, आज की डेट में वो एक साथ तीन तीन व्यापार चला रहा है और अपने व्यापार को नेक्स्ट ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है। तो एक बार चैट बॉक्स में लिखकर देखना चाहो कि अगर आप ऐसे इंसान से मिलना चाहते हो तो। सिर्फ दो ही लोग, तीन ही लोग, सूरज जी, अभिषेक, गाँव में लोग। तो ऐसे इंसान का नाम है संजय नाई। ये संजय नाई जो है ना, ये मेरे को लॉकडाउन में मिला और ये बड़ा परेशान था। क्यों? लॉकडाउन के दिनों में लोग सर्विसेज ही नहीं लेते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा तो छुआछूत उसी से फैल रही थी ना। ये बड़ा परेशान था। तो ये हमारी सोसाइटी में आता था, कुछ लोगों के बाल काट कर जाता था और अपना दुख समझाता था। तो जब लॉकडाउन खुला तो उसने देखा कि यार लोग बाग है ना मेरे दरवाजे के आमने सामने से आते जाते हैं, रास्ता पूछते हैं, बीड़ी सिगरेट पूछते हैं। तो इसने साथ के साथ क्या बना लिया? फास्ट मूविंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोडक्ट डाल लिए अपने पास। साले बिकते ही बिकते हैं। लोग खाएंगे खाएंगे, पिएंगे पिएंगे। और जब ये बाल काटता है, बाल काटते काटते कान में पूछ लेता है, सर लेबर चाहिए, कोई प्लॉट चाहिए, कोई भरत कराना है, कहीं मिट्टी डलवानी है, कोई किराए पे घर खाली चाहिए। तो ये साथ के साथ ये लाइसेंसिंग का काम भी करता है, बहुत सारे लोगों के प्लॉट बिकवाता है, किराए पे चढ़वाता है, लेबर दिलवाता है, किसी की मिट्टी भरवाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब संजय नाई तीन तीन व्यापार कर सकता है, अपने प्रोडक्ट में क्रॉस सेल अपसेल कर सकता है, तो वाई यू नॉट? इसने कोई साइंस थोड़ा ना पढ़ रखी है। इसको एक बेसिक चीज समझ में आई कि मेरे पास लोग आ रहे हैं, मुझे जानते हैं, तो जान के क्यों ना कुछ और उसमें कुछ क्रिएट कर लो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वेयर इज योर कोको? कहाँ है आपकी कोलेबोरेशन एंड कनेक्शन की स्ट्रेटेजी? क्या आप उन लोगों के साथ क्रॉस सेल अपसेल कर रहे हो? आप एक गोल्ड माइन पे बैठे हो। बाय बर्थ आपको गोल्ड माइन मिली थी कनेक्शंस की, जो जिंदगी भर आप बनाते हो, बट आप उसको वेस्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ यही बेचूंगा जो मेरे पास है, ना इसका कोई टॉफी प्रोडक्ट बनाऊंगा, ना इसका कोई अपसेल बनाऊंगा, ना कोई इसका क्रॉस सेल बनाऊंगा। क्यों? मुझे पैसा सिर्फ चाहिए किस तरीके से? सिर्फ ये चीज ले और मेरे को पैसा दे। अरे पैसा पैसा है, वो किसी भी रूप में आए, वो बाल काट कर आए, वो तंबाकू बीड़ी सिगरेट बेचकर आए, या किसी को कंसल्टिंग देकर आए, पैसा तो पैसा है ना। एनकैश योर कोको। आपके कनेक्शंस को कोलेबोरेशन मॉडल में लाओ और अपने व्यापार को अच्छी तरह से लेकर जाओ। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो सीखने वाले हैं, वो पूरा पूरा सीखने वाले हैं कोको मॉडल को। तो दैट इज ए स्ट्रेटेजी जिससे आपके पास क्लाइंट्स आते हैं। तो कैसी रही आज की क्लास? मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, सुनना चाहूंगा, हाउ वाज द क्लास टुडे? राजीव भाई, योगेश जी, सूरज जी, लोकेश जी, सो दैट वी कैन कंक्लूड इट। ये बहुत बहुत बढ़िया थी। लॉट ऑफ न्यू थिंग्स फॉर मी। और प्योरली आज लगा कि हाँ यार, बिजनेस की बात हो रही है, मतलब बहुत सही था। एंड जैसे जैसे आप बोल रहे थे ना, तब तक मतलब बैक स्क्रीन पे सब चल रहा था कि यार हाँ, इसके ऊपर फोकस करना है। मैंने कुछ नोट डाउन भी कर रखे कि हाँ, इसमें देखना। जैसे सीएससी और सीएलवी बहुत ही नया कंसेप्ट था मेरे लिए। एंड स्टैटिस्टिक्स वाज आल्सो आउट ऑफ द बॉक्स, इतना इतना कंपनीज खर्च करती है। और वही है कि यार, जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या कोई कुछ भी हो, हमारा वही होता है कि यार मेरी बेसिक इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी लगी है, मुझे इतने में बेचना है, इतना प्रॉफिट मुझे चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब ऐसे कंपनीज के हम केस स्टडीज देखते हैं, चाहे अभी वो फ्रेश टू हो, जेप्टो हो, स्टारबक्स है, इनिशियली वो इतना लॉस बियर करते हैं क्योंकि उनको पता है कि सीएलवी क्या होने वाली है, उसकी जो यस, लाइफ टाइम वैल्यू क्या होने वाली है। यस, That was really outstanding that I learned today. Thank you for that. And thank you for entire session. It was great. Thank you. नाइस नाइस। योगेश जी, लोकेश जी, राजीव जी, समझ में आया कि क्यों जोमेटो ने इतना करोड़ों का नुकसान, अरबों का नुकसान किया? लोग कह रहे थे पागल है, बकवास है ये है, क्योंकि उसको पता था कि कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू क्या है। आदत बना दी उन्होंने। हम जब लॉस की बात कर लेते थोड़ी सी, तो गणित ही नहीं बैठता। क्यों? बेसिक क्लियर नहीं है ना बिजनेस की। बिजनेस में हमने क्या सीखा है? भाई ऐसे होना चाहिए, बट कुछ और भी पैरामीटर है। अब एक आज सॉरी वैसी एक सेम ही स्टोरी है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे। जो फ्रेश टू होम है, तो वो मतलब जैसे एग्स हो गए, मोस्टली मीट वो डील करता है, वो प्लेटफॉर्म है। तो उन्होंने जब चालू किया था यहाँ पे,
तो यहाँ पे ना 120 रुपीज का वो 1 kg देते थे, जबकि मार्केट में तब 180 190 का चिकन चल रहा था, या 200 तक। वो 120 में ना ऑनलाइन प्रोवाइड करते थे। तो हम वही सोचते थे यार, इसको इतना अफोर्ड कैसे कर रहा है। जब हमने उसका तो मतलब थोड़ा गूगल वगैरह किया ना, तो मतलब 2 4 साल तक तो वो लॉस में ही चल रहा था। और धीरे धीरे फिर उसने प्राइसिंग बढ़ा ली कि 120 से 130 कर लिया, 140 कर लिया, 1 2 महीने बाद, 1 2 महीने बाद। अभी ना, जैसे हम नॉर्मल मार्केट में अभी रेट चल रहा है 240, अभी वो बेचते हैं 300 के पार, 300 350 तक। लेकिन अभी भी लोकल से नहीं लेते हम, वहीं से मंगाते हैं। दे बिल्ड दैट ट्रस्ट, जब ट्रस्ट आ ट्रस्ट है, जाता है। और मतलब वही है कि उन्होंने लाइफ टाइम वैल्यू जो आप बोल रहे थे वो अभी ऐसे रियलाइज होता है। यस, यस। राजीव जी, लोकेश जी, आपकी तरफ से कुछ कमेंट? अदरवाइज क्लास इज ओवर फ्रॉम माय साइड। आपकी क्लास से क्या आज लर्निंग रही, क्या इंसाइट मिली, क्या चीज ऐसी लगी यार, ये तो सच में बड़ी अच्छी थी? इट वॉज गुड सर, गुड लर्निंग। एंड काफी चीजें, थोड़ी बहुत, काफी नहीं, थोड़ी बहुत मैं साथ साथ कर रहा था, तो डायरी पेन लेकर के बैठा हूँ। हम्म, एंड जो क्लासिफिकेशन था ए और सी क्लाइंटेज का, हम्म, दैट मैंने कुछ नाम उसमें डाल पाया। हम्म, सो दैट वाज द गुड थिंग, हम्म। दैट इज व्हाट, सो ओवरऑल इट वाज वंडरफुल। ग्रेट सर। वैल्यू सिस्टम क्यों मैच होना जरूरी है? क्योंकि किसी ने कहा कि सर ये वाला ना वैल्यू ब्रीफ क्यों करा रहे हो, मैंने कहा भैया ये पूरी ना फाउंडेशन है। आप फाउंडेशन नहीं बिल्ड करोगे, आप जल्दी में चाहते हो कि मुझे बस कोई हैक टेक्निक बता दो जिससे कि व्यापार आ जाए, तो मैं बता दूं तब भी नहीं करोगे, है ना? डन है जी, थैंक यू सो मच। आई विल शेयर दिस रिकॉर्डिंग। ऑलवेज वॉच दिस रिकॉर्डिंग 1.5 या 2 की स्पीड पे, क्योंकि जितना जल्दी आप इसको देख लोगे और आप मेरे साथ जब 1 साल की हैंड होल्डिंग में आगे चलोगे, तो आप बहुत जल्दी से वो काम कर पाओगे जो मैंने कर रखे हैं। वो जो मैंने पूरी डिजिटल एसेट बना रखी है ना, हर चीज लिखी हुई है, जितना भी कोर्स में करा रहा हूँ हर चीज मेरे पास लिखी हुई है। अगर आप एक लिख लोगे तो बार बार जरूरत ही नहीं पड़ती आप। लोगों के अभी तक इंट्रोडक्शन रेडी नहीं है कि 30 सेकंड में क्या क्या बोलना होता है और 3 मिनट में क्या क्या बोलना होता है, कुछ भी बोल देते हैं रैंडमली। दैट इज इट। जी लोकेश, यू आर सेइंग समथिंग, आपने अनम्यूट किया था। हाँ, बेसिकली मेरी लर्निंग भी ए और सी क्लाइंट के लिए थी हम्म, कि आप जब क्लासिफिकेशन कर लेते हो ए क्लाइंट की और सी क्लाइंट्स की, हम्म, तो उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हो अपनी चीज़ों को लेके, और अपने हम्म, बेसिकली बेसिकली मतलब उसका जो उसका मेन क्रक्स है हम्म, वो मुझे ज़्यादा पसंद आया। हम्म, पे कि यू आर डूइंग बिजनेस, कि आपको थोड़ी टेंशन कम हो, आपकी लाइफ थोड़ी रिलैक्स चले। हम्म, तो ए और सी का क्लासिफिकेशन करने के बाद वो और बेटर होगी और आपकी लाइफ उस पाथ पे चलेगी। तो ये हम्म, मेरे लिए टेक अवे आज का। हम्म। नाइस। यस। थैंक यू सो मच। अभी 2 3 दिन जो ऑफ है, मेरा आइडिया सिर्फ आप लोगों के साथ में रहेगा कि प्रियंका एंड लोकेश विल हेल्प यू आउट, कि जितना भी हमने अभी तक होमवर्क इकट्ठा किया है उसको हम कंप्लीट करें। 2 चीजें कर लेना आप बस। पहला, आपकी फोकस शीट बना लेना, इस मंथ क्या करूँगा, इस वीक क्या करूँगा, आज क्या करूँगा टू डू लिस्ट में। दूसरा, आपके डेली वीकली मंथली कुछ रिपीट टास्क होते हैं बार बार जो होते रहते हैं, 2 चीजें आप पक्का तैयार कर लेना। यही आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। तो आई वांटेड कि हम ट्यूसडे से पहले ये चीज रेडी कर ले। और एक 1 to 1 मैं करूंगा, योगेश जी आपके साथ में, राजीव and सूरज और दूसरे लोगों के साथ में, ताकि अभी तक की जो परफॉर्मेंस है उसको समझ सकें, आगे की गोल सेटिंग कर सकें नेक्स्ट मंथ आने से पहले। सर फोकस शीट और एक बार प्लीज रिपीट करेंगे दूसरा जो आपने बोला? फोकस शीट एंड आपका होता है DWM, डेली वीकली मंथली बेसिस पर कई सारे रिपीट टास्क होते हैं आपके, जो आपको बार 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 करने होते हैं, तो उसकी लिस्ट हमें बनानी होती है। वो अगर जब बन जाती है तो हमारे बहुत सारे काम तो वैसे सॉर्ट हो जाते हैं। डन है। करेक्ट। ओके। जस्ट टू आस्क दैट, ये 1 to 1 कब होने वाला है, क्योंकि मैं शायद इस सैटरडे अवेलेबल नहीं रहूंगा। सैटरडे संडे कर लेंगे। एक्चुअली सैटरडे संडे हमारे ऑफिस की आउटिंग जा रही है। वाह, ठीक तो है। तो कल कर लेंगे फ्राइडे अगर हो तो आप, नहीं तो हाँ, मंडे कर लेंगे, है ना? श्योर। कल कर लेंगे बस जाने से पहले। थैंक यू। डन है जी, थैंक बाय यू। बाय बाय।